नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेज में। इस क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे शिक्षण अभिवृत्ति से रिलेटेड, शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं और इस चैप्टर से बनने वाले जो भी संभावित क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है इसमें, नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रियाओं में से उसकी पहचान कीजिए जिसको निर्माणात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए अपने उत्तर को चुनिए। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। पहला क्या होगा? पहला ऑप्शन है शिक्षक पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने के बाद छात्रों को ग्रेड देता है। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देता है। चौथा ऑप्शन है शिक्षक कक्षा में ही छात्रों के संदेहों का स्पष्ट करता है। पांचवा है पांचवा ऑप्शन है छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर अभिभावकों को रिपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक प्रश्न उत्तर सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की प्रेरणा में वृद्धि करता है। तो इसका जो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, मूल्यांकन प्रक्रियाओं में जो इवेल्युएशन की जो प्रोसीजर होती है, मूल्यांकन इवेल्युएशन की जो प्रोसीजर होती है, उन उनकी हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे। ऐसी प्रोसीजर, ऐसी प्रक्रियाओं की पहचान करेंगे जिसमें निर्माणात्मक मूल्यांकन कहा जाता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जिसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, आकलन के या इवेल्युएशन के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, आकलन के दो प्रकार होते हैं। पहला तो होता है निर्माणात्मक निर्माणात्मक और दूसरा होगा योगात्मक। दूसरा योगात्मक और तीसरा, थर्ड होगा, सॉरी, दो ही इसके क्या है, प्रकार है। ठीक है, दो ही इसके क्या है, प्रकार है। थर्ड इसका प्रकार ही है। पहला निर्माणात्मक और दूसरा योगात्मक। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है। तो हम इसके जो पॉइंट वो देखते हैं। निर्माणात्मक मूल्यांकन में निर्माणात्मक मूल्यांकन में छात्रों को छात्रों को रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्रिएटिविटी वाली जो रिस्पॉन्स होते हैं उसमें क्या बनाता है,
कैपेबल बनाता है, ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। दूसरा इसमें आता है इसमें क्या होता है, दूसरा है शिक्षक अंतःक्रिया करता है, ठीक है? शिक्षक छात्रों के साथ अंतःक्रिया, इससे क्या होता है, छात्रों के मूल्यांकन में सुधार होता है। तीसरा आता है निर्माणात्मक मूल्यांकन में छात्रों के संदेहों को, छात्रों के संदेहों को दूर करता है, को दूर या फिर स्पष्ट करता है। फोर्थ आता है इसमें फोर्थ है प्रश्न उत्तर, प्रश्न सत्र के माध्यम से अधिगमकर्ता की प्रेरणा में वृद्धि करता है। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट भी इसमें। नेक्स्ट आता है फिफ्थ, इसमें छात्रों को आगे चलते जाना और सीखने की प्रगति के लिए मार्ग बनाता है, ठीक है? शिक्षण अध्यापक क्या करता है, छात्रों को आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति के लिए मार्ग, ठीक है? नेक्स्ट इसकी विशेषता है सिक्स, ये क्या है, उपचारात्मक है, ठीक है, उपचारात्मक और सुधारात्मक है, ठीक है? ये जो मूल्यांकन है उपचारात्मक और सुधारात्मक। ये जो प्रावधान है वो किसके लिए है, इफेक्टिव रिस्पॉन्स, प्रभावी प्रतिक्रिया इसमें होती है, ठीक है? और नेक्स्ट है लास्ट वाला जो इसका प्रावधान है वो क्या है, इसमें छात्रों को स्वयं सीखने की, छात्रों को स्वयं सीखने में उनकी सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं आंसर क्या होगा, शिक्षण पाठ्यक्रम का कार्य पूरा करने में छात्रों को ग्रेड देता है, तो ये वाला हमने कभी कहीं नहीं देखा। दूसरा आता है शिक्षण कक्षा में छात्रों के साथ अंतःक्रिया के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि, बिल्कुल हमने ये क्या किया है, ये पढ़ा है। छात्रों शिक्षक छात्रों के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया इंटरेक्शन के साथ क्या करता है, सुधारात्मक रिस्पॉन्स देता है उनको। नेक्स्ट आते हैं हम शिक्षक इकाई परीक्षण में छात्रों को अंक देना, शिक्षण इकाई में, तो ये तो हमने थर्ड वाला तो कहीं नहीं देखा, अंक देना मतलब ये नहीं देखा। नेक्स्ट आता है शिक्षण कक्षा में छात्रों के संदेहों को स्पष्ट करना, बिल्कुल डी हमने इसमें पढ़ा है। नेक्स्ट आता है छात्रों के समग्र निष्पादन के बारे में प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर, तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा इस ऑप्शन में। नेक्स्ट आता है
नेक्स्ट आता है शिक्षक प्रश्न उत्तर के सत्र के माध्यम से अधिकर्ता की अभिप्रेरणा में अभिवर्ती। तो ये बिल्कुल हमने क्या किया है इसमें पढ़ा। इसका सही आंसर होगा बी, डी और ई। तो बी, डी और ई, ए इसका सही आंसर होगा। तो हम आगे वाले क्वेश्चन में जाते हैं, चलते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज, और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है, हमें मिलान करना है। पहली वाला ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं। एक तरफ तो क्या दिया गया है, शिक्षण विधियां दी गई है एक तरफ, ठीक है, एक तरफ दी गई है शिक्षण विधियां, दूसरी तरफ दिया गया है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ सक्सेस एंड इफेक्टिव, सफलता या प्रभाव उत्पादकता की मूल आवश्यकता क्या है, ठीक है। लेक्चर किस जो मेथड होते हैं उनकी सफलता के लिए कौन कौन सी चीजें मूल रूप से आवश्यक होती है, तो ये चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। तो व्याख्यान विधि में आता है, व्याख्यान में क्या आता है, व्याख्यान क्या चीज होती है, व्याख्यान होता है स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, विषय वस्तु का कम्युनिकेशन या संप्रेषण। नेक्स्ट आता है डिस्कशन इन ग्रुप, समूह में चर्चा, समूह में चर्चा। इसमें इसका क्या होता है, इसमें होता है जो प्रतिभागी होते हैं, प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी इसमें होती है, आधारित भागीदारी। समूह में चर्चा में ये आते हैं। नेक्स्ट आता है विचारावेश प्रक्रिया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या आता है, बड़ी संख्या में क्या आता है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में आता है बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना, ठीक है, ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में। नेक्स्ट है अभिक्रमित अनुदेशन की पद्धति, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर। ये क्या होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर क्या होता है, इसमें होता है कि जो प्रति पुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति, इसमें क्या होता है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ फीडबैक। इसमें क्या होता है कि जो फीडबैक होता है, प्रतिपुष्टि होती है, उसके साथ क्या किया जाता है, छोटे छोटे कदमों में प्रेजेंटेशन या फिर प्रदर्शन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए का है 3, लेक्चरर का क्या होगा 3। स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण, स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का क्या संप्रेषण। समूह में चर्चा का होगा, समूह में चर्चा का ये होगा प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। 5 इसका होगा विचारावेश ब्रेन स्टॉर्मिंग हमने पढ़ी है, बड़ी संख्या में विचारों को
प्रस्तुत करना, और अभिकर्मित अभिकर्मित अनुदेशन की पद्धति को, इसमें क्या होगा, इसमें होगा फर्स्ट, इसका होगा फर्स्ट। हम जाते हैं ऊपर, ये होगा इसका, तो इसका आंसर है, सही आंसर है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है शिक्षण एप्टीट्यूड से रिलेटेड। इसमें क्या होता है कि समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या होगा, शिक्षण समुच्चय शिक्षण की प्रकृति, ठीक है, और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। कौन करता है, शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण और अधिगम क्या है, अविच्छिन्न रूप से अविच्छिन्न है, मतलब इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, नहीं है, शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में कोई अंतर नहीं है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या है, डिफरेंसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है ऑप्शन, समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। ठीक है, बिल्कुल। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफर, मतलब शिक्षण इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चों में क्या हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो। तो ये भी क्या है, शिक्षण का एक उद्देश्य होता है। डी इसका ऑप्शन, डी डी ऑप्शन है, समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। बिल्कुल नहीं है, सारा ये अनौपचारिक भी हो सकता है। ई ऑप्शन आता है, शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है। शिक्षक एक वरिष्ठ व्यक्ति, बिल्कुल नहीं है। शिक्षक किशोर, शिक्षक की कोई भी एज हो सकती है, शिक्षक की एज फिक्स नहीं है। नेक्स्ट आता है एफ ऑप्शनल, शिक्षण शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, जबकि अधिगम एक व्यक्तिगत कृत्य है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। शिक्षण क्या है, सामाजिक कृत्य है, और अधिगम सीखना, जो सीखना होता है वो खुद मैं सीखूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा ए सी एफ, इसका आंसर है डी, इसका सही आंसर होगा। स्क्रीन छोटी पड़ रही इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता से अनंत रूप से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षण में इफेक्टिवनेस कौन सी टेक्निक लेके आती है। ठीक है, ये क्या है कि शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता है, वो अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभव से अत्यंत रूप से संबंधित होती है। पूर्व अनुभव से अत्यंत रूप से संबंधित होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अधिगमकर्ता को चयनित पाठ्य विषय वस्तु के बारे में कुछ
पूर्व जानकारी हो तो वह उक्त पाठ्य विषय वस्तु को जल्दी या आसानी से सीख जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अधिगमकर्ता का, अगर जैसे क्या होता है इसमें, शिक्षण सबसे ज्यादा क्या होती है जब प्रभावी होती है कि जैसे आज कोई हमें कोई टीचर कोई चैप्टर या फिर कंसेप्ट बता रहा है, तो उस कंसेप्ट के या फिर उस लेसन के बारे में पहले से हम अध्ययन करके आए, ठीक है, या तो कुछ बुक पढ़े या फिर रीड करें उसको, ठीक है, या फिर किसी से जानने की कोशिश करें। अगर इस तरह की स्थिति हमारी रहती है शिक्षण से पहले, तो जब शिक्षण का टाइम आता है, जब लर्निंग का टाइम आता है, तो उस समय क्या होता है कि हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं, उससे से अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, उसके बारे में और क्वेश्चन हम अच्छे से पूछ सकते हैं। तो ये बी इसका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है, प्रियोर एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कथन और तर्क का, ये क्वेश्चन है। कथन, इसमें कथन है समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होगा। सारे शिक्षण का जो उद्देश्य क्या है, वो अधिगम को सुनिश्चित करना। और तर्क क्या है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो इसका आंसर होगा इसका सही आंसर होगा डी, इसका सही आंसर है। ए तो सही है लेकिन आर गलत है। समस्त, आर क्यों गलत है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, ये सत्य है, असत्य है, ये क्या है, असत्य, ये गलत है। क्योंकि क्या होता है कि जो अधिगम अनुभव द्वारा अनौपचारिक तरीके से भी क्या किया जा सकता है, अनौपचारिक तरीके से भी, बिना शिक्षण के भी हम क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं, अनौपचारिक तरीके से भी हम लर्निंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित सूची में से उन कथनों को पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना जाता है। शिक्षण के शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में माना। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, संरचना देना, जिसे क्या आगे कहा जाना है के विषय में व्यवस्था देने हेतु टिप्पणी दी जाती है, ये इसका आंसर नहीं है। प्रक्रिया प्रक्रिया एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछना, बिल्कुल नहीं है। शिक्षक की प्रकृति किस सीमा तक असंदिग्ध है, इससे संबंधित स्पष्टता, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विद्यार्थियों के विचारों एवं अवधानों को शिक्षक द्वारा विषय प्रस्तुत में अपने द्वारा की गई प्रस्तुति में जोड़ना, ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आता है अनुदेशनात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है शिक्षक की प्रकृति में प्रसरण एवं लचीलापन, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है विद्यार्थी सफलता दर, जिसका तात्पर्य है विद्यार्थी किस गति से अवरोध करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का
सही आंसर होगा एफ, इसका ऑप्शन जो है सही है। आंसर होगा इसका बी, सी ई एफ इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे विभिन्न शिक्षण अधिगम जो टीचिंग एप्टीट्यूड के संदर्भों में प्रयुक्त निर्माणात्मक और संकलनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया की लक्षणात्मक विशेषता विशेषता दी गई है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है कि निर्माणात्मक में क्या क्या होता है। निर्माणात्मक में क्षमता का सुधार होता है, क्षमता और गुणवत्ता का सुधार। अनुदेशन की क्या होती है इसमें, अनुदेशन की अवधि होती है, अनुदेशन की अवधि में इसको किया जाता है। ठीक है, और टीचर और विद्यार्थियों की इसमें क्या होती है, भागीदारी, इक्वल भागीदारी। अंत्य क्रिया होती है इसमें टीचर और उनके बीच में। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा था इसमें इसके अलावा हमने देखा था ये वाला क्वेश्चन, संरचनात्मक प्रतिक्रिया अंत्य क्रिया होती है। छात्रों में संदेहों को क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। छात्रों में संदेहों को दूर किया जाता है। क्वेश्चन आंसरिंग का इसमें फॉर्मेट होता है, और छात्रों को आगे चलते जाने और सीखने में प्रगति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये रिफॉर्मेटिव होती है, इसका इफेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, और स्वयं सीखने के लिए सक्रिय भागीदारी होती है। इसका आंसर देखते हैं हम क्वेश्चन का। इसका उपयोग अधिगम मानकों के निर्धारण में किया जाता है, तो बिल्कुल इसका ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो दूसरा था, इसका उपयोग क्षमता व गुणवत्ता में सुधार के लिए, ये बिल्कुल सही है, क्षमता का सुधार करना होता है। सी इसका ऑप्शन है, इसका उपयोग शिक्षकों, विद्यार्थियों, संस्थाओं के निष्पादन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल इसका परफॉर्मेंस के लिए क्या किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका उपयोग अनुदेशन की अवधि में किया जाता है। ठीक है? ये इट इज यूज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, ये एक निश्चित अवधि के दौरान ये किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। मूल्यांकन ऐसा नहीं है कि ये कभी भी कितने ही घंटों में हो सकता है, नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल क्या है, 3 आवर्स, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे के अंदर इसका मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट आता है, मूल्यांकन अपनी प्रकृति में औपचारिक तथा अनुदेशनोपरांत घटित होता है, नहीं, ये अनौपचारिक भी हो सकता है और अनुदेशन की अवधि के दौरान ही मूल्यांकन होता है। और एफ ऑप्शन है, ये शिक्षक विद्यार्थी दोनों की सहभागीदारी पर क्या होता है, ये बिल्कुल सही है। इसमें दोनों क्या करते हैं, सहभागी देते हैं, अंत्य क्रिया करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन होता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, डी, बी, डी और एफ। ठीक है, बी, डी और एफ इसका आंसर है। सी इसका ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा, बी, डी और एफ इसका सही आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नीचे दो समुच्चय दिए गए हैं। समुच्चय वन में शिक्षण सामर्थ्य और समुच्चय टू में दिया गया विशिष्ट सामर्थ्य, जो शिक्षक को क्या बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। तो डोमेन ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज
टीचिंग की जो सामर्थ्य है उसका क्षेत्र आता है सेट 1 में, सेट 2 में आता है स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस, विशेष सामर्थ्य क्या है। ठीक है, तो पहली बात आती है पर्सनल एंड एटीट्यूड रिलेटेड कॉम्पिटेंस, व्यक्तित्व व अभिव्यक्ति संबंधी सामर्थ्य। ठीक है, तो ये कब होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आत्म सामर्थ्य या नियंत्रण की संस्थिति, आत्म सामर्थ्य व नियंत्रण की समष्टि। तो पहला जो है उसका क्या है, इसका होगा आत्म सामर्थ्य नियंत्रण की संस्थिति, सेल्फ एफिकेसी एंड लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, स्वयं के बारे में ये बताया गया है, स्वयं की जो विशेषता है और क्षमता है उसके बारे में बताया गया है। दूसरा बी का क्या होगा, व्यवहार परक सामर्थ्य, बिहेवियर कॉम्पिटेंस। तो ये क्या, इसमें क्या आता है, टीचिंग और प्रबंधन बिहेवियर कॉम्पिटिशन में, कॉम्पिटेंस में आता है। नेक्स्ट है सब सब सब्सटेंटिव कॉम्पिटेंसीज, विषय परक सामर्थ्य, इसमें आता है विषय और सामान्य ज्ञान का नॉलेज होना। और डी आता है स्थायी रिलेटेड कॉम्पिटेंस, स्थैली संबंधी सामर्थ्य। तो इसमें आता है क्या होगा, गतिकता या नम्यता, डायमेनिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। इसका सही आंसर होगा ए, इसका क्या है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि शिक्षण अधिगम व्यवस्था की किस प्रकारता में समीक्षात्मक तथा सृजनात्मकता का आदान प्रदान अधिक गुंजाइश है। ठीक है, आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश इसमें है। तो इसमें इसका आंसर होगा शैक्षिक विद्यार्थी एवं विषय वस्तु तीनों को समाहित करने वाली संवादपरक प्रवृत्तियां। तो ये डी इसका सही आंसर होगा। ट्रेनिंग सिर्फ जो सृजनात्मक आदान प्रदान की अधिक गुंजाइश किसमें होती है, इसमें। ठीक है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग में समीक्षा नहीं कर सकते हम। सूक्ष्म ग्राह्यता प्रोत्साहन हेतु कंडीशन ऑफ प्रमोट सेंसिटिव, इसमें नहीं कर सकते हम। सूचना प्रक्रमण की गुंजाइश रखने वाली अनुदेशात्मक प्रस्तुतियां, ये भी इसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नीचे दी गई सूची से शिक्षण को प्रभावी करने वाले कारकों की पहचान कीजिए, निम्नलिखित कूट का चयन कर अपना उत्तर दीजिए। इसका आंसर होगा, शिक्षण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है। शिक्षण क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, एक परिस्थिति क्या की जाती है इसके लिए उत्पन्न की जाती है, ताकि जो सीखने वाला एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करे। इसका उद्देश्य क्या है, जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता होता है, सीखने वाला होता है, वो क्या करे, एक अलग प्रकार का विशिष्ट प्रकार का क्या करे, व्यवहार प्रस्तुत करे, और जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनकी प्राप्ति वो इसके माध्यम से कर सके। शिक्षण को प्रभावी करने वाले कारक कौन कौन से हैं, शिक्षक सहायक साधनों की उपलब्धता है उनका प्रयोग, ये बिल्कुल सही है। उनके पास, शिक्षक के पास साधन होना चाहिए, साधन की उपलब्धता होनी चाहिए, और उनका प्रयोग या उपयोग करना शिक्षक को आना चाहिए। दूसरा है विद्यालय समुदाय संपर्क, स्कूल कम्युनिटी लिंकेज, ये इसका सही आंसर नहीं होगा, बी इसका सही आंसर नहीं होगा। सी ऑप्शन है
विद्यालय के कार्यक्रमों में विद्यार्थियों के माता पिता की रुचि, ये बिल्कुल नहीं है, माता पिता की रुचि नहीं होनी चाहिए इसमें। शिक्षक की विषय संबंधी जानकारी, बिल्कुल सही है। शिक्षण कब इफेक्टिव होता, जब शिक्षक कुछ जाने तब ना। शिक्षक अपने पाठ्यक्रम के बारे में जानते, अपने विषय की विशेषज्ञता उसके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन आता है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवश्यकता है। तो पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाकलापों को आयोजित करने की आवृत्ति इसमें होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है शिक्षक के वाचिक एवं अवाचिक संप्रेषण कौशल, नॉन वर्बल और वर्बल, उसमें क्या होना चाहिए, बोलना और लिखने की उनमें क्या होना चाहिए, बोलने के अलावा भी क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन या फिर संप्रेषण की क्या होना चाहिए, उनमें कौशल होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा डी ई एफ, किसमें है, ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तम अध्ययन क्षेत्र है, कौन सा क्या है सबसे अच्छा उत्तम अध्ययन क्षेत्र क्या है प्रयोग और विश्लेषण में विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा, ठीक है, साइंस से क्या होती है, साइंस में ही प्रयोग किए जा सकते हैं मैक्सिमम, और विश्लेषण भी इसमें अच्छे से किया जा सकता है। ये क्या होता है, विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए साइंस सबसे अच्छा क्या है, उपागम होता है, ठीक है। विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव विद्यार्थियों पर उसकी मानसिकता क्रमबद्ध या व्यवस्थित हो जाती है, जिससे उसमें अनुशासन डेवलप होता है। विज्ञान के क्षेत्र का मुख्य कार्य है, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र का मुख्य कार्य नए नए तथ्यों की खोज करना, ठीक है, नए नए तथ्यों की खोज करना और उनको क्या करना, वर्तमान की सूची, वर्तमान जो तथ्य हैं उनमें एड ऑन करना। और विज्ञान का जो मूल उद्देश्य वो क्या है, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना, प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना विज्ञान का मूल उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार के लिए विज्ञान के अंतर्गत प्रयोग और विश्लेषण अत्यंत उत्तम विधि है। तो ये ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि एक शिक्षण के रूप में आप अपने छात्रों को सार्वजनिक भाषण और वाद विवाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं, छात्रों में निम्नलिखित में से क्या विकसित करना सबसे कठिन है। तो क्या विकसित किया जाना सबसे कठिन होता है, कंसेप्ट फॉर्मुलेशन, ये तो सीधा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वॉइस मॉड्यूलेशन, स्वर का उतार चढ़ाव, तो ये थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट होता है। उपयुक्त भाषा का प्रयोग और चुनाव, ये इतना नहीं है कठिन। कंट्रोल और भावना पर नियंत्रण करना, ये इतना कठिन नहीं है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट हो क्या है, बी इसका, सॉरी इसका बी, इसका आंसर होगा डी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है, बी नहीं,
स्वर का उतार चढ़ाव भी क्या है, इजी है। और जो भावनाओं पर नियंत्रण करना ये काफी मुश्किल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि छात्रों में भावनाओं में संवेग होते हैं, उस पर नियंत्रण करना सर्वाधिक कठिन कार्य होता है। इसमें यह होता है कि शिक्षक विद्यार्थी के भाषा, शैली, अवधारणा इत्यादि में आसानी से सुधार कर सकता है। ठीक है, किस किस में कर सकता है, शैली, अवधारणा और विद्यार्थी की भाषा में इजीली सुधार कर सकता है या फिर करवा सकता है। लेकिन भावनाओं पर नियंत्रण अत्यंत है। भावनाओं को वो दूर, स्टूडेंट की भावनाओं पर को कैसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए। आंसर क्या होगा इसका, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से एक अनुदेशन सामग्री नहीं है। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कौन सी नहीं है, ऑडियो पॉडकास्ट, ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन मटेरियल है। प्रिंटेड स्टडी गाइड, बिल्कुल ये भी है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये नहीं है। तो यूट्यूब वीडियो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ओवरहेड प्रोजेक्टर इसका अनुदेशात्मक सामग्री नहीं है। इसके अलावा क्या क्या हो सकती है, जो प्रिंटेड सामग्री होती है वो मुद्रित सामग्री, दूसरा शिक्षण मशीनें, कंप्यूटर, श्रव्य दृश्य सामग्री, ये ये भी इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आधारित क्रेडिट पद्धति का सर्वोत्तम लाभ है। जो क्रेडिट जो सिस्टम होता है, मतलब जो मूल्यांकन का ये क्या है, एक विधि है क्रेडिट वाली। इसमें क्या होता है कि शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित, दूसरा है कक्षागत उपस्थिति में सुधार। ठीक है, समय पर पाठ्यक्रम पूरा करने में शिक्षक की मदद, छात्रों में परीक्षा के तनाव को कम करना। इसका करेक्ट आंसर होगा शिक्षा के फोकस का शिक्षक केंद्रित से छात्र केंद्रित हो जाना। इसमें क्या होता है, जो क्रेडिट जो पद्धति होती है, ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें जो चॉइस होती है किसकी होती है, स्टूडेंट की चॉइस होती है। तो ये जो यूजीसी के तत्वाधान में ये क्या है, ये प्रोग्राम आया है। छात्रों के पास इसमें क्या होता है, निर्धारित पाठ्यक्रम, जो पहले से निर्धारित क्या है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें से किसी को भी चुन के वो क्या करता है, कोर ऐच्छिक या सॉफ्ट स्किल कोर्स के रूप में वो चुनता है और उसके बारे में वो क्या करता है, सीखता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस कोर्स की जो गति और संपूर्णता है, गति और संपूर्णता किस पर आधारित होती है, क्रेडिट सिस्टम पर आधारित होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन,
निम्नलिखित में से कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित तो कौन करता है? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षा अच्छी हो रही है। कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से, बिल्कुल नहीं। कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से, नहीं, ऐसा भी नहीं है। कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर छात्र क्लास में इंटरेक्शन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टीचर से क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, टीचर को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, टीचर से आंसर की अपेक्षा रख रहे हैं, टीचर से विश्लेषण की अपेक्षा रख रहे हैं, तो ये क्या हुई? सबसे ज़्यादा शिक्षण की, सबसे अच्छी शिक्षण की विशेषता। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर है। तो उच्चतम स्तर क्या होगा इसमें? ब्लूम ने जो ट्रेडिशनल टेक्सोनोमी का जो सिद्धांत दिया है, उसका हाईएस्ट लेवल क्या है? मूल्यांकन, इवेल्युएशन करना उसका क्या होता है? और इवेल्युएशन में क्या क्या करता है वो? इवेल्युएशन में पहले पे आता है ज्ञान का मूल्यांकन करना, दूसरा है बोध, कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा आता है अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण, चौथा है विश्लेषण, और पांचवा है संश्लेषण, और नेक्स्ट है मूल्यांकन। ठीक है, तो ब्लूम ने कि ब्लूम ने जो ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी का जो सिद्धांत दिया है, उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र में जो हाईएस्ट अधिगम का जो स्तर, वो क्या है? मूल्यांकन। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। शिक्षण के नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की सम अनुदेशन, शिक्षण की सम अनुदेशन विधि निम्नलिखित में से किसका समायोजन है? तो ये किसका समायोजन है? व्याख्या सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि का ये समायोजन होता है। इसमें क्या होता है? इन विधि का प्रयोग दुरूह या फिर दुरूह या गंभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से ये क्या होती है? सहयोगी होती है। ठीक है, या उपयोगी होती है। तो ये जो व्याख्यान सह निर्देशन और प्रयोगशाला विधि में क्या होता है? जो गंभीर विषय होते हैं, ठीक है ना, गंभीर विषयों को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। ठीक है, विशेष रूप से उपयोगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर है। इन विधियों से क्या होता है कि छात्रों का ज्ञान विस्तार होता है, बोध विस्तार होता है, और उनमें कौशल का भी विस्तार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, जो शिक्षण की स्व अनुभविक विधि का विकास किसने किया है? इसका विकास किया है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है कि यह विधि आगमन विधि पर आधारित होती है। आगमन मतलब आगमन विधि के आधार पर होती है। ये जो ह्यूरिस्टिक जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है कि मालूम करना, मालूम, पता करना या फिर जानना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने के लिए कुछ उत्तम परंपराएं हैं। नीचे कतिपय शिक्षण सहायक सामग्री दी गई है। कृपया कक्षा के छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्री से उनका मिलान कीजिए। इसका हम देखते हैं। 2 से 3 छात्रों की छोटी कक्षा में क्या होता है? इसमें होता है बच्चे क्या करते हैं? कागज पर लिखते हैं। ठीक है, 10 से 15 छात्रों की मध्यम आकार की कक्षा, तो इसमें क्या होता है? फ्लिप चार्ट या व्हाइट बोर्ड का यूज किया जाता है। 20 से 25 छात्रों की बड़ी कक्षा, इसमें पावर पॉइंट स्लाइड का उपयोग किया जाता है। और 30 से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है बच्चों की, उसमें क्या किया जाता है? डिस्प्ले, स्क्रीन डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, वो कैसी होती है? अंडाकार में ऐसे होती है। वो डिस्प्ले कैसी होनी चाहिए? ऐसी, ताकि यहाँ पे और यहाँ पे बैठे हुए बच्चे को भी सही से दिख सके। ठीक है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे पठन, श्रवण, उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती है। ऐसी शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाती है? तो इस ऐसी शिक्षण सामग्री को क्या कहते हैं? स्किल बेस्ड टीचिंग एड। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षार्थी के गुण के रूप में भावनात्मक बुद्धि को उत्तम विधि से वर्णित करता है? विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस एज लर्नर करेक्टरिस्टिक? तो इमोशनल इंटेलिजेंस को किससे जोड़ा इन्होंने? इंटेलिजेंस को इन्होंने जोड़ा है लर्नर करेक्टरिस्टिक। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं अपन। का करेक्ट आंसर क्या होगा? अपनी स्वयं की और अन्य लोगों की भावनात्मक बुद्धि की पहचान करना, ये इसका आंसर नहीं होगा। अपनी भावना को दृढ़ता से व्यक्त करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं है।
सोच और व्यवहार को निर्देशित करने के लिए भावनात्मक सूचना का प्रयोग करना। ये बिल्कुल इसका करेक्ट आ जाए। तो सी इसका क्या होगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक अतुल्यकालिक सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्काइप। ये नहीं है बिल्कुल। ब्लॉग, ये इसका हो सकता है, ब्लॉग इसका आंसर हो सकता है। फेसबुक पोस्ट, ये बिल्कुल हो सकता है, शिक्षण में सहयोगी होते हैं। ऑनलाइन चैट, ये नहीं है। ईमेल हो सकते हैं, और गूगल हैंगआउट नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2, 3 और 5। डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है इसी वीडियो में। इसका जो सही आंसर होगा, विद्यार्थी को अगले स्तर तक बढ़ाना, सतत फीडबैक द्वारा विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। ठीक है। एक मानक अथवा बेंचमार्क के आधार पर विद्यार्थी अधिगम की तुलना। लास्ट ऑप्शन है, विद्यार्थी के अधिगम के आधार पर उनके समूह बना। तो ये बिल्कुल, ये चौथा नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं है, दूसरा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ऐसे विद्यालय में जिनमें अनुत्तीर्णों की संख्या बहुत ज्यादा हो, शिक्षा के अकादमिक उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र विकसित करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। इस प्रकार की परीक्षणों का नाम क्या है? ठीक है, इस प्रकार के परीक्षणों का नाम क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम? अचीवमेंट टेस्ट में क्या करते हैं कि अकादमिक शिक्षा के अकादमिक उद्देश्य की प्राप्ति में प्राप्त कठिनाई की संभावना वालों को बाहर निकालने के आप प्रश्न पत्र विकसित करना, ठीक है, चाह सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रश्न पत्र विकसित करना होगा जो किसी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके, कि कौन क्या कर सकता है, किसमें रेडीनेस ज़्यादा है और योग्यता किसमें ज़्यादा है, जो विद्यालय के विषय वस्तु में सफलतापूर्वक अध्ययन कर सके। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी है? इसका सही आंसर होगा ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया है, इसके आंसर में थोड़ा हम चेंज करते हैं। तो इसका आंसर होगा अचीवमेंट, उपलब्धि नहीं, प्रोग्नोस्टिक टेस्ट होगा। भविष्य सूचक परीक्षण इसका क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं अपन, सर्वाधिक उपयोग, महत्वपूर्ण उपयोग क्या होगा? ठीक है, अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में क्या उपयोग लेना। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका क्या होगा? अधिगम शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। ठीक है?
तो वो किस तरीके से उपयोगी होंगे? अनुदेशन योजना बनाने में और अपनाए गए शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में ये उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा सुझाई गई जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेपेटी अवधारणा निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित करती है? तो ये क्या प्रदर्शित करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा, इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बगैर भी सीख सकता है। ठीक है? वो क्या कर सकता है? ऐसे भी सीख सकता है और यंत्रों और किसी शिक्षण सामग्री के द्वारा भी वो टीचिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन के 4 मौलिक सिद्धांतों का सही सेट है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकृतिवाद, मानवता, अंतरराष्ट्रीयता और आदर्शवाद इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कैसे किया जाए कि महत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्व निर्धारण अधिगम के व्यवहार और सिद्धांत के अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है प्यूटेगोजी। प्यूटेगोजी इसका करेक्ट आंसर। अधिगम कैसे किया जाए कि महत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्व निर्धारित अधिगम के व्यवहार और सिद्धांत के अध्ययन के क्षेत्र को क्या कहते हैं? आत्म अधिगम। ये जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो सीखने वाला स्वयं ही सभी व्यवहारों और सिद्धांतों को कार्यान्वित करता है, तो वो अपने लेवल पे क्या करता है? सिद्धांतों और व्यवहारों को प्रोसीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विचार प्रक्रिया की संरचना का अध्ययन जिसमें स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेना शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह जो सिद्धांत तो किसने दिया है? जीन पियाजे। ठीक है? ये कंसेप्ट दिया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। प्रौढ़ शिक्षा में प्रयुक्त विधियों और सिद्धांतों से संबंधित अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाता है? ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है? वयस्कों या फिर जिनकी एज 40 से ऊपर हो जाती है उनको प्रौढ़ शिक्षा कहा जाता है। तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? एंड्रागोजी। एंड्रागोजी। इस सिद्धांत को सराहने वाले कौन है? मेलकम। मेलकम नॉल्स। ठीक है, इस सिद्धांत को क्या करते हैं? इस सिद्धांत के क्षेत्र में सराहनीय काम मेलकम नॉल्स ने किया है। इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियां अक्सर वयस्कों के लिए क्या नहीं होती? प्रभावी नहीं होती। जो वृद्ध होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं, उनके लिए हमें डिफरेंट मेथड, डिफरेंट विधियां का प्रयोग सिखाने के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कक्षा में श्रव्य भाषिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग का उद्देश्य है छात्रों को निम्नलिखित में से किसके विकास में मदद करना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रवण और भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। विद्यार्थी के गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उपाय है? इसका सही आंसर होगा तुर्किया। इसका गुणों और विशेषताओं के मूल्यांकन के निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम है? ठीक है, तो इसका तुर्किया सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें मिलान करना अपने को। पिछले कुछ दशकों के दौरान तकनीक की वृद्धि, विकास और परिवर्तन पहुंच से तकनीक के प्रयोग के संदर्भ में शिक्षार्थी की विशेषताएं विकसित करने में योगदान हुआ है। इसमें दो समूह दिए गए हैं। कृपया जन्म के आधार पर प्रचलित पीढ़ियों को सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम आते हैं। 1945 और उससे पहले जन्मे क्या होते हैं? परंपरावादी होते हैं। 1946 और 1964 के बीच जन्मे बच्चे क्या होते हैं? बेबी बूमर। कौन से समूह में आते हैं? बेबी बूमर में। 1965 और 1976 के बीच जन्मे बच्चे क्या होते हैं? जनरेशन एक्स में आते हैं। 77 से 95 के बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसको वो किस में आते हैं? जनरेशन वाई में। 96 के बाद में जो बच्चे जन्म लिए हैं वो किस में आते हैं? जनरेशन जेड में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। कक्षा संरचना की इस बाउल शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस शैली के अंतर्गत क्या होता है? फिश बाउल शैली क्या होती है कि कुछ छात्र क्या करते हैं, कक्षा के बीच में एक घेरे में क्या करते हैं, इस तरीके से वो बच्चे पास पास बैठ जाते हैं घेरे के अंदर, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा भी बाकी जो छात्र होते हुए क्या करते हैं, थोड़ा पीछे बैठ जाते हैं। इस प्रकार की शैली के जो प्रयोग है उसमें छात्र अधिगम क्रिया ज्यादा होती है। अधिगम क्रिया तीव्र होती है। ये क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास सी। इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं, जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे बैठते हैं। तो ये इसको हमने समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। शैक्षिक नियोजकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने वाली भारत में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये है NIPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्न में से कौन एक शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक गुण है? ठीक है, जो शिक्षार्थी होते हैं, जो लर्नर होते हैं, उनमें संज्ञानात्मक गुण कौन सा है? ये होगा लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी, मतलब दार्शिक साक्षरता का स्तर क्या होता है? संज्ञानात्मक गुण होता है शिक्षार्थी का।
संज्ञान का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, रिकॉल मतलब वो वापस फिर से प्रत्याह प्रत्यय आह्वान कर सकें, रिकॉल कर सकें, समस्या समाधान, चिंतन और तर्कणा जैसी मानसिक प्रक्रियाएं शामिल होती है। ठीक है। संज्ञानात्मक गुण से तात्पर्य क्या होता है कि बालकों में किसी संवेदी सेंसर संवेदी जो सूचनाएं होती है उनको ग्रहण करके उस पर चिंतन करना और क्रमिक रूप से उसे एक काम करने या उसको उपयोगी बनाए। ठीक है। जिसका प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में करके वे तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। दृश्य साक्षरता का स्तर शिक्षार्थी का एक संज्ञानात्मक गुण है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। उद्देश्य से अनुमान करना अथवा उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं या जिनके किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करेंगे? ठीक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप कौन सा परीक्षण करोगे? एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? उद्देश्य का अनुमान करना, उन व्यक्तियों की पहचान करना जो किसी खास दिशा में विकसित होने की क्षमता रखते हैं जिनके किसी विशिष्ट प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभान्वित होने की संभावना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास के चरणों क्या है? 4 चरण होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन कौन सा जो जीन पियाजे ने अवस्था बताई है, चरण बताए? पहली होती है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त प्रक्रिया अवस्था, चौथी है औपचारिक सक्रिय अवस्था। ये जो अवस्था होती है 0 से 2 साल के बीच की होती है। ये होती है 0 से 7 वर्ष के बीच में। तो ये 7 से 11, 11 से 18 या 15 तक। ठीक है। जीन पियाजे ने क्या किया है? 4 विकासात्मक संज्ञानात्मक विकास की चरण बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। जॉन डीवी ने विद्यालय को एक संस्थान और शिक्षा को एक प्रक्रिया कहा है। तो क्या कहा है जॉन डीवी ने? जॉन डीवी ने संस्थान को एक सोशल संस्थान कहा है, विद्यालय को एक सोशल संस्थान कहा और शिक्षण को फिलोसॉफिकल प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। बहुविध प्रज्ञा मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत का प्रतिपादित निम्नलिखित में से किसने किया था? मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है उसका सिद्धांत किसने दिया है? होवार्ड गार्डनर है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। गार्डनर ने इस सिद्धांत में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बुद्धि का स्वरूप क्या है? एकाकी न होकर बहु प्रकारीय है। बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहुरूपी है।
या बहु प्रकार्य। इसका विद्या का, बुद्धि का, इसमें बुद्धि का स्वरूप बहु प्रकार्य। उसने कुल 7 तरह की बुद्धि का क्या कहा है, बुद्धि के प्रकार बताए। ये 7 तो जो बुद्धि के प्रकार है वो एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र होती है। तो प्रत्येक के क्रियाशील होने का ढंग, तो प्रत्येक जो बुद्धि होती है, इन्होंने क्या किया, 7 तरह की बुद्धि का वर्णन किया है। जो एक जो बुद्धि होती है वो अलग अलग ढंग से अलग अलग क्रियाशील। क्रियाशील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। किस प्रकार के शोध में लोग, किस प्रकार के शोध में शोध के चरणों को सक्रिय होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रियात्मक शोध में। क्रियात्मक शोध का एक जो एक्शन जो रिसर्च होता है वो क्या होता है, वो चक्रीय होता है। ठीक है, वो क्या होता है, चक्रीय होता है। इसमें क्या होता है, परिस्थिति अनुसंधान कार्य है, ये परिस्थिति के अकॉर्डिंग होता है। एक्शन रिएक्शन होता है वो परिस्थिति गत अनुसंधान। ये जब परिस्थिति आती है तभी क्या होता है, ये रिसर्च मेथड यूज में किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है कि जो तत्कालिक समस्या का निदान का समाधान विशिष्ट परिस्थिति के संदर्भ में ही किया जाता है। तो जैसे कि एक विशिष्ट या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जो विशिष्ट स्पेसिफिक है, उसके समस्या का समाधान के टाइम में हमें क्या करना चाहिए, एक्शन रिसर्च का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस रिसर्च के जो चरणों कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले क्या आती है हमारे सामने, समस्या। सबसे पहले हमारे सामने समस्या आती है। उसके बाद में क्या क्या संभावना हो सकती है। ठीक है, हम जानने की कोशिश करते हैं उसके कारण। उसके बाद में फिर अपन क्या करते हैं, परिकल्पना का स्थापना करते हैं। ठीक है, परिकल्पना बनाते हैं उसके बारे में। फिर उसके बारे में क्या करते हैं, अभिकल्प बना के उसके परिणाम पर हम आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुई, इसके चरण हुए क्रियात्मक शोध के। सबसे पहले समस्या, फिर उसकी संभावना पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में हम उसके कारण जानने की कोशिश करते हैं। कारण जानने के बाद में हम एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस के बाद में हम क्या करते हैं, एक अभिकल्प की का निर्माण करते हैं। उसके बाद में हम उनके समस्या के परिणामों पर, तो ये क्या हुआ, एक चक्रीय रिसर्च हुआ। नेक्स्ट आता है शिक्षण। नीचे नीचे कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं, उनकी पहचान कर जो गुणात्मक गुणात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित कर। ऐसे कौन कौन से शोध है, नृजाति विज्ञान, सांकेतिक अंतःक्रिया और वृत्तांत प्रकार। 2, 3 और 5 इसमें है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता के को बढ़ावा देने के लिए
मैस्लो के पदानुक्रम की किन आवश्यकता को संतुष्ट किया जाना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आत्मसिद्धि। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मास्लो की आत्मसिद्धि की आवश्यकता को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो मास्लो का जो पदानुक्रम क्या होता है, मास्लो का पदानुक्रम क्या है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के पदानुक्रम पहले पे आता है इसका, सॉरी, दैहिक आवश्यकता। ठीक है, दैहिक आवश्यकता। दूसरे पे आता है इसका सुरक्षा आवश्यकता। तीसरे पे आता है सामाजिक आवश्यकता। चौथे पे आता है आत्मसम्मान आवश्यकता। लास्ट आता है आत्मसिद्धि। ठीक है, तो ये बेसिक नीड्स बताया है मैस्लो ने। बेसिक नीड्स किसके लिए बताया है? शिक्षण में और शिक्षण के माध्यम से कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 5 बेसिक नीड को बताया है। ठीक है, 5 बेसिक नीड्स को बताया। में से पहली तो है दैहिक, हमें क्या होना चाहिए? शारीरिक या फिर जीवन की आवश्यकता, हमारा जीवन रहना चाहिए सबसे पहले। फिर बात आती है उसकी सुरक्षा की, जीवन के सुरक्षा की बात आनी चाहिए, ये इस तरीके से चलता है। फिर होता है सुरक्षा के बाद में समाज की भी उसको आवश्यकता होती है, और अगर जब समाज होगा तो समाज के सामने उसके आत्मसम्मान की भी आवश्यकता महसूस होती है, और उसके बाद में आत्मसिद्धि की आवश्यकता भी उसको महसूस होती है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मैस्लो का 5 बेसिक नीड। इसके बाद में आते हैं अपन निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है? तो प्रभावी शिक्षण में कौन बाधक कारक होता है? शिक्षक को आत्म सामर्थ्य, तो ये नहीं है। शिक्षक का विषय विज्ञान, ये भी नहीं। तो 2 किस्में हैं ये, जो ये तो नहीं होगा। शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, ये बिल्कुल है, ये बाधक। निम्न योग्यता नहीं होनी चाहिए और तत्परता उसमें निम्न तत्परता नहीं, उसमें उच्च तत्परता होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, ये बिल्कुल भी नहीं है ये। और भाषा भाषिक कौशलों का शिक्षक को पकड़, ये नहीं है। शिक्षक को असंगत ध्येय भाषा, इसका सही आंसर होगा प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक कौन कौन से हैं? 3, 4 और 6। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अपनी अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग का तर्कदार नहीं बनाता, इसे निम्न में किसका उत्तर उदाहरण माना गया है? इसमें कौन सा सही है, कौन सी त्रुटि मानी गई है? भूल से हुई त्रुटि है। तो भूल से क्या है? अपना शोध प्रबंध लिखते समय एक शोधार्थी सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग का तर्कधार नहीं बनाता। ठीक है, तो ये कब कब होता है ये? जब वो भूल जाता है। शोधार्थी क्या होता है? भूल जाता है, तो वो क्या करता है? सांख्यिकीय तकनीकों के अनुप्रयोग का तर्क के आधार नहीं बता पाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाव उत्पादकता शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित करेंगे। अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा 1, 2, 4 और 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। ये पहला ऑप्शन क्या कहता है, यह निर्धारित करता है कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। क्या निर्दिष्ट, डिटरमाइनिंग व्हाट विल बी द इंटेंडेंट लर्निंग आउटकम, कि हमारे पास क्या आउटकम्स होगा सीखने का, लास्ट में हम क्या सीखेंगे, ये पहले से क्या होना चाहिए, निर्धारित होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या सीखना है। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले प्रश्न होना चाहिए। कौन सा प्रश्न, कि क्या सीखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद में आता है यह निर्धारित करना है कि किन रणनीतियों और युक्तियों का, उसके बाद में आता है कि किन रणनीतियों और युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में आता है कि उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन साधन को निर्धारित करना। मूल्यांकन कौन कौन से मूल्यांकन के साधन हम उसमें यूज करने वाले हैं। लास्ट में आता है अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना, कि जो लर्नर है उसने आज से पहले क्या सीखा है, इसका क्या अनुभव रहा है, उसके बारे में भी जानना। ये क्या है, पूर्व शिक्षण उपागम की प्रणाली के प्रोविजन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा, निम्न प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां सर्वाधिक उपयुक्त होगी। ठीक है, तो कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अधिगम कर्ता की विशेषताओं की निम्नलिखित सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाव उत्पादकता को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। तो इसका आंसर होगा 2, 5 और 6। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नीचे दी गई सूची में से कौन सी प्रविधियां निर्माणात्मक मूल्यांकन का रूप ग्रहण करेगी, अपना उत्तर कूट का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा परीक्षा सत्र को आयोजित, कंडक्ट के क्यूज सेशन, बिल्कुल मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन में यह आता है। क्वेश्चन आंसर का सेशन होना चाहिए पहला। शिक्षणोत्तर सत्रों में बहुविकल्पी प्रश्न को देना, ये इसका आंसर नहीं है। प्रभुत्व परीक्षण, गिविंग है मास्टरी टेस्ट, बिल्कुल नहीं है। चर्चाओं के दौरान सुधारात्मक प्रतिपुष्टि देना, ये बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर है, हमने पहले पढ़ा है। और परिसंज्ञानात्मक चिंतन के लिए अवसर का संवर्धन, अब एनकरेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मेटा कोग्निटिव थिंकिंग, ये बिल्कुल आंसर। पद पंचपदीय स्केल पर छात्रों के निष्पादन की प्रक्रिया, ग्रेडिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द 5 पॉइंट स्केल, ये ऐसा कुछ इसमें नहीं कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे शोध साक्ष्य के आधार पर शिक्षण की प्रभावों उत्पादकता के अनेक महत्वपूर्ण व्यवहारों सहायक व्यवहार दिए गए हैं, उनकी पहचान कीजिए जो महत्वपूर्ण व्यवहार है और अपना उत्तर कूट का चयन कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका करेक्ट आंसर है।
सी 5 और 6 इसके आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित सूची में से कौन सा कथन शोध की परिभाषा देता है? उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। उत्तर देने के लिए सही कूट का चयन कीजिए। क्या, एक मिनट। ये यहाँ से क्या हो गया, शोध के क्वेश्चन आने लगे हैं। दूसरी मिनट, की जगह हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन शोध द्वारा प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रभावी अध्यापन में मुख्य व्यवहार का संकेतक है? तो क्या है इसका आंसर? विद्यार्थी द्वारा अधिगम में संलिप्तता। अधिगम विद्यार्थी क्या होना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया में उसका एंगेजमेंट या फिर उसकी भागीदारी होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानक संदर्भित परीक्षण के बारे में है? नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो पहला है, केवल स्वल्प अधिगम कार्यों जिनमें थोड़े से प्रश्न ही विशिष्ट कार्यों के मापन हेतु शामिल हो के आधार पर बड़े अनुक्षेत्र को आच्छादित कर लेना। ठीक है, बड़े क्षेत्र को आच्छादित कर लेना। इसका सही आंसर है ए, पहला, दूसरा, चौथा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेली वाला क्वेश्चन है।
लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो शिक्षण और अधिगम के स्तर कौन कौन से हैं उसको हमें मिलाना है। एग्जाम्पल एंड कंसर्न, उस उनके एग्जाम्पल और अधिगम के स्तरों का महत्व क्या है, इनको हमें आपस में मिलाना है। स्मृति का जो लेवल होता है वो क्या होता है, फैसिलिटी एंड रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो इसमें होगा 5, पहले का 4 होगा, दूसरे का अवबोधन स्तर, अंडरस्टैंडिंग स्तर में क्या होता है, इनहेंस स्कोप फॉर सीइंग। तो मेमोरी लेवल पे कौन सा आएगा, तीसरा, मेमोरी लेवल पे फैसिलिटी रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फैक्ट, सत्यों को स्मरण करना और उन्हें पहचानने की प्रक्रिया को सुख। देखो हमें ऑप्शन का सीधा ऐसे ही पता चल रहा है कि स्मरण करना है, फिर स्मृति तक ले जाना। अवबोधन स्तर में क्या होता है कि इनहेंस स्कोप फॉर सीइंग ऑफ रिलेशनशिप एंड मीनिंग। नेक्स्ट आता है विमर्शी। विमर्शी में क्या आता है, विमर्शी में इंटरेक्शन एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड कॉग्निटिव। पहला इसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन लेवल में पहला इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर है सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। निम्नलिखित सूची से शिक्षक एवं विद्यार्थी के प्रतिबद्धता क्षेत्र की पहचान कीजिए, सही कूट का चयन कीजिए और उत्तर दीजिए। तो इसका सही कूट होगा सी, इसका सही आंसर है। 1, 4 और 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन विच या फिर निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में स्वतंत्र चर के हेर फेर की जगह चुनाव किया जाता है। तो जो एक्स पोस्ट फैक्टो जो मेथड होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या है, डायग्नोसिस, उसका क्या करता है, नैदानिक परीक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मेंट फॉर, ये इसका सही आंसर होगा कि एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। ठीक है, थर्ड इसका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, हमें इसका मिलान करना है। जो कलेक्टिव मेथड है उसका क्या मतलब होता है, जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। ठीक है, तो थर्ड इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा सहकारी विधियां, जब विद्यार्थी गण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव हो गई है मेथड। कंस्ट्रक्टिव मेथड, जब विद्यार्थी पर ज्ञान के सर्जक के रूप में जोर दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड इसका ऑप्शन हो गया। टीम टीचिंग में बचा क्या है, पहला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इसका
करेक्ट आंसर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दी गई सूची में से कौन सी रणनीतियां प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित है? तो कौन कौन सी रणनीतियां प्रत्यक्ष शिक्षण से संबंधित है? उदाहरण और व्याख्या प्रदान करना, अन्वेषणात्मक और पुनः प्रस्तुतिकरण, और अभ्यास और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, सॉरी सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा नॉन रेफरेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अध्ययन के दौरान अधिगमकर्ता की कौन सी विशेषताएं उसके परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती है? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पहला लर्नर कमिटमेंट, तीसरा प्रियोर नॉलेज ऑफ लर्नर अधिगमकर्ता की पूर्व जानकारी, और संबंधित क्षेत्र में अधिगमकर्ता का कौशल। इसका सही आंसर होगा ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्रेन स्टोर्मिंग एज मेथड कैन बी यूज्ड फॉर। तो विचार प्रक्रिया की को एक विधि के रूप में किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसको किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? एक मिनट। विचार प्रक्रिया को एक विधि के रूप में, इसका जो आंसर होगा ये होगा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्व अधिगम को दृष्टतम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अभिप्रेरण सिद्धांत सर्वाधिक सहायक होगा? इसका सही आंसर होगा सी इसका करेक्ट आंसर है। क्षमता की आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए संभावना प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स। अधिगम के उद्देश्य का क्या अर्थ है? इसके उद्देश्यों का अर्थ है इंटेंडेंट लर्निंग आउटकम्स, अभिक्षिप्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सर्वाधिक आसान अभिवर्तिक स्केल जो एक समकालीन कोटि निर्धारण स्केल होता है, ये कौन सा स्केल होता है? लिकर्ट स्केल। ठीक है, ये क्या होता है? लिकर्ट स्केल। इस स्केल में क्या होता है? इस स्केल के क्या मुख्य उद्देश्य होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं? इस विधि में क्या होता है कि मापनी की रचना क्या होती है? आसान होती है। मापनी की रचना आसान होती है। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो
रिस्पॉन्स दिया जाता है, इसमें जो रिस्पॉन्स दिया जाता है 5 बिंदु पैमाने पर देना देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इस विधि में क्या होता है, समय और श्रम की बचत होती है। ठीक है, और ये सबसे लास्ट में क्या है, ये विश्वसनीय है, ये रिलायबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, नीचे शिक्षण विधियों और उपागम दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक व्यष्टि सापेक्ष उपागम है। ठीक है, इनमें कौन से व्यष्टि सापेक्ष उपागम है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। तो सी इसका क्या होगा, आंसर होगा, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सी इसका सही व्याख्या होगी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। तो वो किस चरण में होते हैं, किशोर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। कौन होते हैं, किशोर विद्यार्थी विकास का चरण। ठीक है, ये कब होता है, ये 11 से बाद में, 11 ईयर के, 11 से 18 तक। संवेदी होता वो क्या होता है, 0 से जन्म से 2 साल, और जो पूर्व क्रिया काल होता है वो कौन सा होता है, 7 से 11, और जो मूर्त होता है वो, तो जो संक्रिया चरण होता है वो क्या होता है, 2 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है, इसका आंसर होगा 2, 3 और 4। डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इसका करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं अपन, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ता की आवश्यकताएं पूरी कर सके। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर होगा, टीचर इज इफेक्टिव। टीचर क्या होता है, प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विमर्शी व्यवहार का अर्थ व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग है। ठीक है, तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है मेटा कॉग्निशन, अधिसंज्ञान। ठीक है, अधिगम संज्ञान की स्थिति में व्यक्ति अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान समझ का उपयोग करता है। इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने मानसिक प्रक्रियाओं का
और समझ का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन इम्प्लाइज। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि कोई बच्चा शिक्षा में पीछे न रह जाए। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये हुई हमारी पूरे क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो शिक्षण अभिवृत्ति टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो एक बार फिर से मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।